हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कस्टडियल वायलेंस को लेके है। कस्टडियल वायलेंस और कस्टडियल टॉर्चर को हम लोग सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। कस्टडियल टॉर्चर इज द इन्फ्लिक्शन ऑफ फिजिकल और मेंटल पेन और सफरिंग ऑन अ पर्सन हु इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस और अदर अथॉरिटी। तो अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है या अपने जेल में रखती है और आपके साथ मार पिटाई करती है अननेसेसरीली, तो इसको जो है कस्टडियल वायलेंस कहते हैं। अब ये केवल पुलिस कस्टडी की ही बात नहीं है, ये जो है जुडिशियल कस्टडी में भी कस्टडियल वायलेंस होता है। और जो अथॉरिटीज के द्वारा जो टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है आम लोगों को या अंडर ट्रायल लोगों को या फिर जो अक्यूज हैं उनको, तो या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अरेस्टेड पर्सन है या रिमांड पे लिया जाता है, वहाँ पे टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये इस तरीके की जो टॉर्चर है, ये इसको जो है कस्टडियल वायलेंस या कस्टडियल टॉर्चर कहते हैं। आप लोग तो इन सब चीज़ों से डे टू डे लाइफ में वेल अवेयर होगे ही। इट इज़ अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी एंड ऑफन लीड्स टू कस्टडियल डेथ विच आर डेथ्स दैट अकर वाइल अ पर्सन इज इन कस्टडी। तो ये एक तरीके का बहुत ही सीरियस इशू है और ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। अब ह्यूमन राइट्स जो है हर आदमी को मिला हुआ है और ह्यूमन राइट्स के लिए हमारे कंट्री में बॉडी भी है, जो NHRC और SHRC जो बॉडीज बनी हुई हैं, जो ह्यूमन राइट्स को ऊपर एक्शन लेती हैं अगर कोई इसको वायलेट करता है। तो इंसानों को इंसानों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह। तो ये जो पुलिस होती है या फिर जो दूसरे अथॉरिटीज़ होते हैं, जैसे पुलिस में और भी जो अथॉरिटीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे ED वगैरह हो गई या CBI हो गई, ये सब भी पुलिस के ही पार्ट हैं। और इनके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, आर्मी होती है या और उनमें भी जो है एट्रॉसिटीज़ की जाती हैं, उनके भी कस्टडी में लेके लोगों के साथ एट्रॉसिटीज़ होती है। तो इस तरीके की जो टॉर्चर है वो हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेबल होनी चाहिए, क्योंकि अब ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही सीरियस है हमारी सोसाइटी के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब सारे पुलिस वाले एक जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट करते हैं। अपना जो पावर है वो दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं बिना इंसानियत को ध्यान में रखे। तो कस्टडियल वायलेंस या टॉर्चर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में ज़्यादा डिबेट या डिस्कशन होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस पर अभी तक कोई लॉ बना ही नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ टॉर्चर करता है तो इसके लिए कोई ऐसा लेजिस्लेशन हमारे अभी तक लीगल में है नहीं। हालांकि अगर इस तरीके के टॉर्चर करता है तो उसको वेरियस सेक्शंस ऑफ IPC में बुक किया जाता है। इवन इंडियन पुलिस एक्ट में भी कुछ 2-3 सेक्शन है जहां पर उस एरिंग पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। तो ये एक कस्टडियल वायलेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इम्पॉर्टेंस और लैकिंग्स को हमें हमारी सोसाइटी में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो पुलिस की टॉर्चर का शिकार होती है। और पुलिस जो है या पुलिस या अदर अथॉरिटी जिसकी भी बात हो रही है यहाँ, वो इसमें जो है मनमानी करते हैं और एक तरीके से अपने पावर का गलत यूज करते हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग अभी 2-3 इंसिडेंट्स देखेंगे कि ये टॉपिक जो है मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि हाल ही में एक केस हुआ है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। इस केस का नाम है रजत बाजपेयी वर्सेस स्टेट ऑफ UP। तो यहाँ पे पार्किंग को लेके कुछ इशू था।
तो ये जो रजत बाजपेयी है, इसको जो है पुलिस वालों ने उठा के पुलिस कस्टडी में ले गए, अपने थाने ले गए और वहाँ पे इसके साथ मार पिटाई की, इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब कोर्ट ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने एक रिपोर्ट लगाई कि ये तो जब हम इसको उठा के पुलिस कस्टडी में ले जा रहे थे तो आपस में जो झड़प हुई या फिर जो ब्रूज हुआ वो सड़क के साथ जो है लगने की वजह से हुआ, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो है साफ साफ ये कहती थी कि इसको जो है किसी ब्लंट चीज़ से मारा गया है, इसके ऊपर असॉल्ट किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट जो सबमिट करने वाले जो ऑफिसर थे वो एडिशनल डीसीपी थे। सोचिए, इनको जो है जो एरिंग पुलिस ऑफिशियल है उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। कम से कम ये सीनियर ऑफिसर थे, ये भी उसको बचाने में लग गए कि इन लोगों ने जो टॉर्चर किया वो उसको पुलिस ऑफिशियल्स को बचाया जा सके। तो ये इसमें 4-5 पुलिस वाले थे जो मिलके इसको जो है कस्टडी में लिए थे और इनके साथ जो है मार पिटाई भी की, इनको काफ़ी टॉर्चर किया। हालांकि कोर्ट ने इस पे सीरियसली संज्ञान लिया है और इस पे कहा है कि आप जो भी इसमें एरिंग पुलिस ऑफिशियल हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये एक इशू था जो अभी हाल ही में, अभी इस पर जो है सुनवाई चालू है। सितंबर 20 तक जो है इसमें अगली डेट लगी हुई है, सितंबर 20 को। और इसको जो है देखते हैं इसमें क्या होगा आगे केस में। अगर आप लोग इसको फॉलो अप करेंगे तो इसमें पता लगेंगी चीज़ें कि कैसे आगे बढ़ती हैं और कैसे जो है पुलिस वालों के अगेंस्ट में क्या कार्रवाई होती है। और यही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे केसेस जो है डे टू डे लाइफ में हम देखते आ रहे हैं, जो होता रहता है, न्यूज़पेपर में हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ही एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 5 ऑफिसर्स को जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड थे, उनको जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि इनको जो है कस्टडियल टॉर्चर की वजह से इनको 10 साल का जेल होना ही है, उसको जो है सज़ा इनकी कायम रखी। तो ऐसे भी चीज़ें हैं जो पुलिस वाले अपनी कस्टडी में लेके और टॉर्चर करके कस्टडियल डेथ भी कर देते हैं कई बार, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि एक और केस मुझे याद आ रहा है कि जब कोविड लगने वाला था तब तमिलनाडु में जो बाप बेटे थे एक मोबाइल शॉप की दुकान पे जो है वो बंद कर रहे थे अपनी शॉप, और पुलिस वालों जाके उसको जो है पकड़ लेते हैं इस शॉप को, मतलब एक डेफिनेट टाइम के ज़्यादा उसको खोले रखने की वजह से। तो उसको जो है अपने टॉर्चर में, मतलब अपने कस्टडी में लेके उसके साथ टॉर्चर करते हैं और उनको जो सन रहता है उसको जान से मार देते हैं। इवन उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी करते हैं अपनी कस्टडी में। तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो डे टू डे केसेस हैं और इन पर जो है एक लॉ होना बहुत ज़रूरी है हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये केसेस जो हैं जिसके साथ होता है उसको ही इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगता है। जो इंटेलेक्चुअल हैं वो बैठ के डिबेट करते रहते हैं, इन पर कुछ हो नहीं पाता है। तो कस्टडियल डेथ जो है इज़ अ ग्रेट कंसर्न फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी, ऐसा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा जब एक पुलिस वाले को जो है बेल देने से उसने मना कर दिया था। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं, आप कभी भी गूगल करके देखेंगे तो कस्टडियल टॉर्चर के हजारों केसेस आपके सामने जो है खुले हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं अब आगे ये बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस वाले आपको हिरासत में लेके आपका डेथ कर देते हैं तो उस तरीके से जो है कितनी तरीके के कस्टडियल डेथ होते हैं।
हालांकि इसको तो पढ़ के ही हम समझ जाएंगे। तो डेथ इन पुलिस कस्टडी, डेथ इन जुडिशियल कस्टडी या डेथ इन कस्टडी ऑफ आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो पुलिस वाले जो हैं वो अपनी कस्टडी में लेके जब टॉर्चर करते हैं और कई बार डेथ भी कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं बहुत ही जघन्य अपराध की तरह हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पुलिस कस्टडी में जिसके साथ टॉर्चर कर रहे हैं या जुडिशियल कस्टडी में जिसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर भी हो सकता है या वो एक इनोसेंट भी हो सकता है। तो पुलिस वाले जो है इतना चीज़ें समझते नहीं हैं। और एक बार ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि किसी ने अपराध किया है और उसको जो है वो मार रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो अंडर ट्रायल है, जो इनोसेंस है, उनके साथ जो है पुलिस सेंसिटिव तरीके से डील नहीं करती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप ऐसी स्थिति में कभी फंस जाएं, अगर आपको पुलिस वाले अरेस्ट कर लें या आपको अरेस्ट करने वाले हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे प्रोसीजरल कंप्लायंस हैं जो पुलिस को फॉलो करने ज़रूरी हैं और जहां पे पुलिस जनरली फॉलो नहीं करती है। और ये सारे जो प्रोसीजरल जो स्टेप्स हैं इनको अगर आप जान लेंगे तो आपको पता लगेगा कि पुलिस कहां कहां पर आप जो है आपके साथ गलत कर रही है और आप वहां पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो एक केस के द्वारा डिसाइड किया गया था। डीके बासु केस है जो कि लैंडमार्क एक केस है। अगर आप लोग गूगल में इसको करके पढ़ सकते हैं। और आज के टाइम में तो ये हर एक सिटीजन को या फिर नॉन सिटीजन को हर चीज़ जो है किस तरीके से लॉज होता है इनको जो है पता होना ही चाहिए। जो लैंडमार्क चीज़ें हैं, जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसको आपको डील करना पड़ सकता है। तो आपको ये केस डीके बासु के जो जजमेंट्स हैं इसमें क्या क्या पॉइंट कोर्ट ने दिए इसको जो है हर आदमी को पता होने चाहिए। तो इसमें जो है ये कोर्ट ने ये आदेश दिया पुलिस वालों को कि आप जब भी किसी को अरेस्ट करेंगे तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। मतलब आपको एक्यूरेट, विजिबल और नेम प्लेट पहनना है, आपको वर्दी में होना चाहिए और आपकी क्या डेजिग्नेशन है ये भी सामने वाले को पता होनी चाहिए। तो अगर एक पुलिस वाले को आपको गिरफ्तार करना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि उसका रैंक, किस रैंक का ऑफिसर है वो, या फिर उसका नाम क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो वर्दी में होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में देनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि पुलिस आपको अपने लॉयर से बात करने का अपॉर्चुनिटी दे, मौका दे। अगर आप अपने लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप गरीब हो या आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उस टाइम लॉयर से बात करने की, या किसी वकील को आप नहीं जानते हो, तो कोर्ट को जो है आप बता सकते हो कि एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा मुझे लॉयर दिया जाए। तो आपके किसी जानकार को, किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने जो है आपके दोस्त को या आपके रिलेटिव को यहाँ पर इस टाइम पे हमने अरेस्ट कर लिया है इस केस में। पुलिस मस्ट क्लियरली इन्फॉर्म यू ऑफ द रीजन ऑफ योर अरेस्ट। पुलिस को जो है ये बताना पड़ेगा कि आपको वो क्यों अरेस्ट कर रही है। अगर आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रही है पुलिस, तो उसे जो है वारंट दिखाना जरूरी है। बिना वारंट के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अब ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने अपने वीडियो के सीआरपीसी के एक लेक्चर में बताया हुआ है कि क्या होते हैं ये। कॉग्निजेबल केस में जो है पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के भी। विमेन को अरेस्ट रात में नहीं किया जा सकता। ये सारे लॉज हैं जो एक आम आदमी को पता होने चाहिए। पुलिस जो है आपको जब भी अरेस्ट करेगी तो एक मेमो बनाएगी, उसमें टाइम लिखा रहेगा कि हमने किस टाइम जो है अरेस्ट किया, प्लेस लिखा रहेगा कहाँ से अरेस्ट किया, और एक
जो है ये आपसे साइन करवाया जाएगा इस मेमो ऑफ अरेस्ट पे, और उसको जो है आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको साइन करना है। हालांकि जनरली ये होता है कि पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो जनरली वो दिखाते हैं कि हमने 4 घंटे बाद अरेस्ट किया। तो ये जो मेमो बनाया जाता है ये उसी टाइम बनाया जाना चाहिए जिस टाइम जो है आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर आप बेल के लिए एलिजिबल हैं, आपको ऐसे ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस में जो है बुक किया गया है पुलिस के द्वारा, या पुलिस ने आपको बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया है, तो पुलिस भी आपको बेल दे सकती है। पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि आप जो है इस केस में, इस ऑफेंस में बेल ले सकते हैं। और जैसे ही आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, आपका नाम, आपका इंफॉर्मेशन, वो सारा चीज़ जो है पुलिस कंट्रोल रूम में उसको भेजना पड़ेगा, जिससे कि पुलिस कंट्रोल रूम में आपकी फ़ोटो और आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई दे कि हमने, यानी फलाने पुलिस स्टेशन ने इस टाइम पे इस पर्सन को अरेस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस को करनी बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 41A B C D जो भी हम देखते आए हैं, जो कि 2008 में जो ऐड किया गया था, इसको भी जो है जानना हमें ज़रूरी है। अच्छा, 41A B C D CRPC की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट की बात करता है। पुलिस को जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है। इसीलिए क्या होता है कि पुलिस वाले आपको लेट दिखाते हैं कि हमने इनको 4 घंटे 6 घंटे बाद अरेस्ट किया। मतलब जो मेमो में जो टाइम डालते हैं वो लेट डालते हैं, उसी टाइम नहीं डालते हैं, क्योंकि ये भी एक चीज़ ध्यान में रहती है कि 24 घंटे के अंदर इनको पेश करना रहता है। अगर आप चाहते हैं, आपका जो ये अधिकार है, आपको मेजर और माइनर इंजरीज अगर आपके बॉडी में हैं, तो आप किसी डॉक्टर से जो है अपना मेडिकल के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरा मेडिकल कराइए। और ये जो एग्जामिनेशन है, अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं, जैसे आपको रिमांड पे ले लिया गया है, मजिस्ट्रेट ने आपको पुलिस कस्टडी में भेज दिया है रिमांड पे, तो आप ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है इसको आप हर 2 दिन के बाद करवाने का जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं और आपको ज़बरदस्ती जो है कबूलवाते हैं कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपने क्राइम किया है। अब जो इंस्पेक्शन मेमो है, इसको जो है फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी कराया जाता है डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर से, उसको जो है इंस्पेक्शन मेमो में लिखा जाना चाहिए। ये स्टेप इसलिए लिया जाता है कि पुलिस कस्टडी में आपके साथ जो है टॉर्चर ना हो, आपके साथ गलत ना हो। बताए गए स्टेप्स को जो है फॉलो करना उसको कंपलसरी है। और इनमें से अगर कोई भी स्टेप पुलिस वाले फॉलो नहीं करते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताए, तो उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जो है आप डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ कस्टडियल वायलेंस करता है, आपको उससे मार पिटाई करता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है उस पुलिस वाले के अगेंस्ट में, आप क्या कर सकते हैं। तो जो भी एरिंग ऑफिशियल है, जो ऑफेंस करने वाला ऑफिशियल है, आपके साथ वायलेंस करने वाला जो भी पुलिस ऑफिसर है, उसके खिलाफ जो है आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। हालांकि पुलिस वाले अपने ही डिपार्टमेंट में पुलिस के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखते हैं जल्दी, तो इसके लिए आपको प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। आप जो है रिटन कंप्लेंट दीजिए, फिर इसको एसपी के पास जाइए, सीनियर ऑफिसर के पास जाइए, फिर उसके बाद आप मजिस्ट्रेट को जो है एक कंप्लेन कर सकते हैं सेक्शन 200 सीआरपीसी के थ्रू। तो ये प्रोसीजर है जो चलता है एफआईआर लिखवाने के लिए। हालांकि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी भी जो है अभी, अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ गलत करता है तो आप उसकी पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी वेबसाइट पे जो
एक बना हुआ है हर स्टेट का, उसमें जाके आप इनमें कंप्लेन कर सकते हो। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी कंप्लेन कर सकते हो इन पुलिस वालों के लिए। तो ये चीज़ें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। ये जो पुलिस है, जो वो हमारी जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। तो हमें मुसीबत में इनको याद करना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, लेकिन हम जो है डरते हैं कि ये हमें ही ना उल्टा फंसा दें या हमें ही जो है मारने ना लगें, तो हमारे साथ ही टॉर्चर ना करें, हमें ही गिरफ्तार ना कर लें। तो पुलिस को ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको जो है एक ठीक तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे ये करप्शन ना करें। पैसों को लेके काफ़ी जो है ये चीज़ें करते हैं, गलत तरीके से रिपोर्ट बना देते हैं। ये जनरल बात है, आप सब लोग अवेयर ही हो इन सब चीज़ों से। तो पुलिस को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इनके लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन होना चाहिए कि अगर ये गलत काम करते हैं या अपना ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं कर पाते, तो इनको भी सज़ा का प्रावधान उसमें अलग से एक लेजिस्लेशन में होना चाहिए, स्पेशल लेजिस्लेशन में। और इन लोगों को तो काफ़ी हर्ष सज़ा होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कानून के रखवाले होकर भी उसको तोड़ते हैं। इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है, किस तरीके से डील करना है लोगों के साथ। तो अगर ये आपसे ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं या आपके साथ गलत करते हैं, तो इनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट सज़ा मिलनी चाहिए। इट इज़ ट्रूली सैड स्टेट ऑफ अफेयर टू सी हाउ पुलिस ब्रूटैलिटी हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड। तो पुलिस जो है कितने सारे लोगों के साथ टॉर्चर करती है, लेकिन कितने केसेस हैं जो हमारे मीडिया में आ पाते हैं या फिर जज के सामने ये चीज़ें सामने आ पाती हैं। बहुत ही कम केसेस हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग पुलिस के अगेंस्ट में कंप्लेन करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो एक ये भी इनको जो है बढ़ावा देता है कस्टोडियल टॉर्चर का, कि क्योंकि इस कोई कंप्लेन नहीं करता इनके खिलाफ, डर जाते हैं लोग, फियर आ जाता है लोगों के माइंड में कि ये कहीं दूसरे तरीके के केसेस में फंसा के जेल ना भेज दे, ज़िंदगी ना खराब हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को लेके जो आम आदमी, इनोसेंट आदमी है, वो डरता है कंप्लेन करने से, और इसी वजह से इनको जो है अंदर से हिम्मत मिलती है टॉर्चर करने की या गलत काम करने की। तो ये चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। हमें जो है अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। हालांकि एक और जो है इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई थी जो कोर्ट के द्वारा, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो जो ये प्रकाश सिंह हैं, ये ऑलरेडी डीजीपी प्रिजन्स रह चुके थे। तो इन्होंने प्रिजनर्स के लिए देखा कि कैसे चीज़ें ठीक रहेंगी, तो इन्होंने जो है एक पिटीशन डाला कोर्ट में, और कोर्ट ने जो है इनका मतलब इनके द्वारा दी गई गाइडलाइंस को जो है सुझाव दिया था कि स्टेट को इस पे काम करना चाहिए। हालांकि इन स्टेट ने जो है काम नहीं किया। स्टेट मतलब यूनियन ऑफ इंडिया और जो भी स्टेट्स हैं, उनको जो है विचार करने के लिए इस पे दिया था, लेकिन उन्होंने इस पे कोई लेजिस्लेशन बनाया नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि 2010 में एक लेजिस्लेशन पास किया जाने वाला था, लेकिन पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व हो गया, उस वजह से ये चीज़ रह गई थी। तो इन्होंने कहा कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए। जो डीजीपी है पुलिस के, इनका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। 2 ईयर मिनिमम टेन्योर फॉर एसपी एंड स्टेशन हाउस ऑफिसर होना चाहिए। और ये जो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन ऑफ पुलिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये कस्टोडियल टॉर्चर को
जो है रोक पाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस है और जो आपको गिरफ्तार करने वाली पुलिस है, ये दोनों जो है अलग होनी चाहिए। मतलब एक पुलिस जो है एफआईआर लिखती है, वही पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, वही पुलिस जो है एविडेंस को इकट्ठा करके जाके कोर्ट में जो है सबमिट करती है। तो यहाँ पे जो पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है और जो पुलिस एफआईआर लिख रही है, इनमें जो है डिवीजन होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो एक अलग स्पेशलाइज्ड पुलिस के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एफआईआर लिखना, इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना, ये सब एक सिंगल पुलिस वाले के द्वारा एक बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन वाला काम है। ये बहुत ज़्यादा उस पर वर्कलोड देने वाली बात है। तो इनको जो है इनके काम को डिवाइड कर देना चाहिए, अलग अलग डिवीज़न बना देने चाहिए और वहाँ पे इनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए कि एफआईआर लिखी गई तो क्या वो सही एफआईआर थी, तो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो क्या वो सही इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो इसमें क्या होगा कि पुलिस वालों के अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी और वो अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से निभा पाएंगे। हालांकि एक सुझाव ये भी दिया गया था, इसमें नहीं दिया गया था प्रकाश सिंह में, लेकिन ये भी सुझाव दिया गया था कि जो हर एक मतलब हर 2-3 पुलिस स्टेशन पे एक एडवोकेट या लीगल ऑफिसर होना चाहिए या अपॉइंट होने चाहिए या मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जो इनको बता सके कि एविडेंस जो है कौन से कलेक्ट किए जाने चाहिए। बहुत सारे केसेस में इम्पॉर्टेंट एविडेंस को पुलिस वाले कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और जो अपराधी होते हैं उसका फ़ायदा उठा के छूट जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि एक स्पेशलाइज्ड जो लीगल जानकारी वाला जो बंदा है उसको जो है यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए, जो पूरी लीगल प्रोसीजर को ठीक ढंग से फॉलो कर सके और इन लोगों से उसको फॉलो करवा सके। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए। पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी है, स्टेट्स में है, बने हुए हैं पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। अगर कोई पुलिस वाला जो है आपके साथ गलत करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। हालांकि पुलिस में डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती हैं, लेकिन इतना देखा गया है कि इतना ज़्यादा जो है वो सक्सेस नहीं करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो भी पुलिस वाला गलत काम करता है या जो जिसका भी नाम आ जाता है उसको उठा के लाइन हाजिर कर देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगा लेते हैं या फिर उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फिर महीने 2 महीने बाद फिर वही पुलिस वाला फिर अपॉइंट हो जाता है, तो उसके खिलाफ जो है कोई रिगोरस कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जो है हमें इसको डील करना है कस्टोडियल टॉर्चर को। एक एथिकल इशू है, मोरालिटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले होते हैं, मैक्सिमम पुलिस वाले ईमानदार ही होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो है अपने फ़ायदे के लिए ये कस्टोडियल टॉर्चर और ये सब चीज़ें करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर कस्टोडियल टॉर्चर ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो जिनको जो है जिनसे एविडेंस निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। आप आसानी से उनसे एविडेंस नहीं निकलवा सकते, तो वहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर या वायलेंस जो है जस्टिफाई भी है। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसको जो है जान से मार दें या ग्रीवियस हर्ट कर दें। इसीलिए हमेशा ऐसी जगह पे मारते हैं जहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट में, मेडिकल एग्जामिनेशन में वो चीज़ दिखे ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी हैं। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक
कस्टडियल टॉर्चर से जो है आप बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।